हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी के आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं, इस पार्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, लेखांकन सिद्धांत हैं। ऑप्शन है मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय मैन, मेड बाय लॉ, नन ऑफ द एबव। तो ये जो लेखांकन के सिद्धांत हैं, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको किसने बनाया है? मनुष्य ने। मेड बाय मैन। ऑप्शन है कि लेखांकन सिद्धांत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, या मनुष्य द्वारा, या कानून द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा कि लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय मैन। अगला प्रश्न है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन, लेखांकन सिद्धांतों से आशय है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है पहला, द रूल्स विच आर एडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। वह नियम जो लेखांकन व्यवहारों का लेखांकन करते समय अपनाए जाते हैं। दूसरा विकल्प है, द रूल्स विच आर एडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वह नियम जो लाभ हानि खाता बनाते समय अपनाए जाते हैं। तीसरा है, द रूल्स विच आर एडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। वह नियम जो स्थिति विवरण बनाते समय अपनाए जाते हैं। और चौथा है, द रूल्स विच आर एडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट। वह नियम जो संचालकों की रिपोर्ट बनाते समय अपनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, लेखांकन सिद्धांतों से आशय है वह नियम जो लेखांकन व्यवहारों का लेखांकन करते समय अपनाए जाते हैं। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय अपनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन पहला वाला ही होगा। लेखांकन सिद्धांतों से आशय है वह नियम जो लेखांकन व्यवहारों का लेखांकन करते समय अपनाए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स द रूल्स विच आर एडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अगला प्रश्न है, वेरियस नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। पहला नाम दिया हुआ है एजम्पशंस, मान्यताएं। दूसरा नाम है कॉन्वेंशंस, परिपाटियां। तीसरा नाम है कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो लेखांकन सिद्धांत जो हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, इसको हम एजम्पशंस भी बोलते हैं, कॉन्वेंशंस भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। मतलब लेखांकन सिद्धांतों को हम मान्यताएं भी कहते हैं, परिपाटियां भी कहते हैं, अवधारणाएं भी कहते हैं। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। व्यवसायिक संस्था को स्वामी से पृथक यानी कि अलग माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है, बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। व्यवसायिक संस्था को स्वामी से पृथक नहीं माना जाता है। मतलब व्यवसायिक संस्था और स्वामी दोनों को एक माना जाता है। तीसरा है, पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस। स्वामी के व्यक्तिगत लेन देनों को व्यवसायिक लेन देनों से पृथक यानी कि अलग नहीं किया जाता है। और चौथा है, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है,
व्यवसाय के पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहता है कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग हैं। मतलब बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। व्यावसायिक संस्था को उसके स्वामी से पृथक यानी कि अलग माना जाता है। तो ऑप्शन हो गया ए। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। मुद्रा माप की अवधारणा के अनुसार लेखांकन में उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है। विकल्प है पहला, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता हो। दूसरा विकल्प है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें मुद्रा में न मापा जा सका हो। तीसरा है बोथ ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, ये दोनों उपरोक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का। और चौथा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो ये जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, मुद्रा माप की अवधारणा, इसके अनुसार लेखांकन में यानी कि अकाउंटिंग में उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता हो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। चालू स्थिति की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय चलेगा, यानी ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस कब तक चलेगा। ऑप्शन है पहला, फॉर ए लिमिटेड पीरियड, सीमित समय तक। दूसरा ऑप्शन है फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक। तीसरा ऑप्शन है फॉर 25 ईयर्स, 25 वर्ष तक। चौथा ऑप्शन है फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तो ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, चालू स्थिति की अवधारणा, उसके अनुसार बिजनेस जो है वो चलेगा फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, भविष्य में दीर्घ काल तक, कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगला है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, आयकर का जो कानून है, उसके अनुसार अकाउंटिंग पीरियड लेखांकन अवधि कब से कब तक होती है। ऑप्शन है पहला, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तीसरा है फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून तक। चौथा है फ्रॉम दिवाली टू दिवाली। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, आयकर का जो कानून है, उसके अनुसार जो अकाउंटिंग पीरियड है, लेखांकन अवधि है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लागत अवधारणा के अनुसार किसी संपत्ति का लेखा किया जाता है। मतलब ये जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, लागत का जो अवधारणा है, उसके अकॉर्डिंग जब किसी भी संपत्ति को हम व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए जब खरीदते हैं, तो उसका जो रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में किया जाएगा वो कौन से वैल्यू पर किया जाएगा। ऑप्शन है एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर। दूसरा ऑप्शन है एट गोइंग कंसर्न वैल्यू, चालू मूल्य पर। तीसरा है एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, उस मूल्य पर जिस मूल्य पर वह खरीदी गई थी। और चौथा है एट लिक्विडेशन वैल्यू, समापन मूल्य पर। तो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, लागत की अवधारणा, ये कहता है कि जब किसी संपत्ति को हम व्यवसाय के लिए खरीदते हैं, तो जिस वैल्यू पर हम प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, जिस मूल्य पर संपत्ति को हम खरीदते हैं, उसी मूल्य पर उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। मतलब
As per cost concept, an asset is recorded in the books at the price at which it was acquired. जिस अमाउंट पर खरीदा जाएगा उसी अमाउंट पर एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा. अगला है एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपहलू अवधारणा के अनुसार. यानी हर लेन देन का दो पहलू होता है ना जी, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा. जैसे मान लेते हैं हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं फॉर कैश, पैसा देकर अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश चला जाएगा. मतलब फर्नीचर के रूप में एसेट्स हमारा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा. और जब हम कैश का पेमेंट करेंगे तो कैश का पेमेंट होने से हमारा एसेट्स कम हो जाएगा. अगर हम फर्नीचर को उधार खरीदते हैं बिना पैसा दिए, मतलब पैसा बाद में देंगे, तो फर्नीचर नाम का प्रॉपर्टी आएगा, माने एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा. लेकिन चूंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, तो हमारा जो लायबिलिटी है वो हमारा बढ़ जाएगा. तो हर लेन देन का दो पहलू होता है. तो उसके अकॉर्डिंग, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चार ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, जो कि रॉन्ग है. एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, ये भी रॉन्ग है. अगला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही ऑप्शन आपका सही है. डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि एसेट्स बराबर होता है किसके? लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के. मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल को अगर जोड़ेंगे ना तो वो एसेट्स के बराबर आएगा. अगला सवाल, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स, लेखा अवधि की अवधारणा से आशय है. अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 12 माह का समय, ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 6 माह का समय, इनडेफिनिट पीरियड अनिश्चित काल का समय, पीरियड फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट प्रबंधकों द्वारा निश्चित की गई अवधि. तो ये जो लेखा अवधि है अकाउंटिंग पीरियड, इसका मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 12 महीने का समय. अगला है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड. द्विपहलू अवधारणा के अनुसार लेन देनों के लेखांकन की विधि को कहा जाता है. यानी ये जो डबल एस्पेक्ट को जो रिकॉर्ड करते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपहलू, दोनों पहलू को जो रिकॉर्ड करते हैं उसके मतलब कि वो मेथड का नाम क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? ऑप्शन है डबल अकाउंट सिस्टम, पहला, यानी दोहरा खाता प्रणाली. दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली. तीसरा है डबल बुक सिस्टम, दोहरा पुस्तक प्रणाली. और चौथा है ऑल ऑफ द एबव. इसका ऑप्शन होगा डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली. मतलब ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटिंग के बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस मेथड का नाम है डबल एंट्री सिस्टम. क्लियर है? अगला प्रश्न है, एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड. आगम निर्धारण की अवधारणा के अनुसार आगम की प्राप्ति उस समय मानी जाती है. क्वेश्चन बोल रहा है रेवेन्यू का रिकॉग्निशन, मतलब जो हमारा कमाई हो रहा है बिजनेस में, वो मतलब कि उसकी पहचान कब की, कब हम ये कहेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज हो गया, कब हमको इनकम हमने अर्न कर लिया है. ठीक है? एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड. आगम निर्धारण की अवधारणा के अनुसार आगम की प्राप्ति उस समय मानी जाती है. ऑप्शन है पहला, व्हेन परचेज ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर, जब क्रेता से माल का आदेश प्राप्त होता है. जब कोई कस्टमर आता है और हमको ऑर्डर करता है कि भाई इतना सामान भेज दीजिए, भेजे नहीं है, तो क्या रेवेन्यू रियलाइज होगा? नहीं होगा. दूसरा है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, जब क्रेता को माल की सुपुर्दगी की जाती है. मतलब जो गुड्स है हमारी दुकान में हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया.
केवल हैंड ओवर कर देने से मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। मान लीजिए कस्टमर आया, सामान आपसे लिया, बोला घर में दिखलाएंगे, पसंद आएगा तो रखेंगे, तो वापस कर देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कस्टमर को सामान तो दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं उसको, लेकिन मालिकाना हक तो ट्रांसफर नहीं ना हुआ है। तीसरा है व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर, जब माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है। तो यही वो पॉइंट है, जब माल का मालिकाना हक, स्वामित्व, इसका हस्तांतरण यानी ट्रांसफर जब परचेजर को हो जाता है तो रिवेन्यू का रिकॉग्निशन हो जाता है। मतलब हम ये कहते हैं कि रिवेन्यू रियलाइज हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने माल का मालिकाना हक कस्टमर को सौंपा, जैसे ही गुड्स का ओनरशिप कस्टमर को हैंड ओवर किया, ठीक है, वैसे ही गुड्स सेल हो गया और हमको अधिकार मिल गया कि हम कस्टमर से पैसा वसूल सकते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू का रिकॉग्निशन उस पॉइंट पर होता है जब गुड्स का ओनरशिप, मालिकाना हक कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया जाए। एक और ऑप्शन है व्हेन गुड्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर, व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर, जब पैसा मिले। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उधार भी बेचते हैं तो जिस टाइम पर हम कस्टमर को मालिकाना हक ट्रांसफर करते हैं ना, उसी टाइम पर हमको ये कानूनी तौर पर हक मिल जाता है कि हम उस कस्टमर से उस सामान का पैसा रिकवर कर सकें। अगला प्रश्न है कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स, लागत अवधारणा से आशय है। ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, माल का लागत मूल्य पर विक्रय। सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, माल का बाजार मूल्य पर विक्रय। सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, माल का लागत जमा लागत के प्रतिशत पर विक्रय। मतलब जो कॉस्ट है, जो खरीद दाम है ना, उसमें कुछ मुनाफा जोड़कर हम बेचते हैं, वो कॉस्ट है। और चौथा है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस, संपत्ति का पुस्तकों में लागत मूल्य पर लेखांकन। तो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, लागत अवधारणा, इसका उत्तर होगा ये आपका डी नंबर पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस, संपत्ति का पुस्तकों में लागत मूल्य पर लेखांकन करना ही क्या है, आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, निरपेक्षता की अवधारणा के अनुसार, ऑप्शन है देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजैक्शन, प्रत्येक व्यवहार की यानी प्रत्येक लेन देन की जांच के लिए उचित प्रमाणक होने चाहिए। जितना भी लेन देन हुआ है ना, सभी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिल, पुर्जा, स्लिप होना चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं वाउचर या प्रमाणक, जिससे हम जांच कर सकें कि सही में यह लेन देन हुआ है। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी कैश ट्रांजैक्शन, प्रत्येक रोकड़ व्यवहार यानी प्रत्येक नगद लेन देन की जांच के लिए उचित प्रमाणक होने चाहिए। बी बोल रहा है कि केवल जो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है ना, केवल उसी की जांच के लिए वाउचर होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी परचेज सेल ट्रांजैक्शन, प्रत्येक क्रय विक्रय व्यवहार की जांच के लिए उचित प्रमाणक होने चाहिए। जब भी हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसी लेन देन की जांच के लिए वाउचर होना चाहिए। और चौथा है देयर इज नो नीड ऑफ वाउचर्स फॉर चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, व्यवहारों की जांच के लिए प्रमाणकों की आवश्यकता नहीं होती। यानी कोई भी लेन देन हो, इसको चेक करने के लिए, जांचने के लिए किसी भी तरह का वाउचर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जरूरत नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि प्रत्येक लेन देन की जांच के लिए, जितना भी लेन देन होगा, जितना भी व्यवहार होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, सभी के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। यही हमारा है
ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? अगला है अकॉर्डिंग टू कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी के अनुसार। फुल डिस्क्लोजर यानी कि सब कुछ बताइए। ऑप्शन है ऑल सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, व्यवसाय की सभी गुप्त बातें प्रकट कर देनी चाहिए। तो अगर हम लोग अपने बिजनेस का सारा सीक्रेट बता देंगे तो फिर हमारा जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी व्यवसायी, वो हम पर हावी हो जाएगा। दूसरा है ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट कर देनी चाहिए। जितना भी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है ना, सभी को शो कीजिए। ऑल अकाउंट्स शुड बी मेंटेन्ड ऑनेस्टली, सभी खाते ईमानदारी से तैयार किए जाने चाहिए। और चौथा है ऑल अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड क्विकली, सभी खाते शीघ्र तैयार किए जाने चाहिए। तो ये जो कॉन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर का, पूर्ण प्रकटीकरण की जो अवधारणा है, परिपाटी है, वो कहता है कि जितना भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उसको पूर्ण रूप से प्रकट कर देनी चाहिए। किसको? केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।